हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आनंद एजुकेटर्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक कावेरी का चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है तो इसे रीड करते हैं। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं विलेज में आई, अपने गांव में वापस आई, मैंने अपनी दादी को आंसुओं में देखा। वो रो रही थी। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. मैं उनको देखकर चौंक गई कि मैंने उनको ऐसा रोते हुए कभी नहीं देखा था। What had happened? I was worried. मैं परेशान हो गई कि क्या हो गया उन्हें। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? फिर सुधा मूर्ति ने पूछा, दादी क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? I used to call her Avva, which means mother in Kannada, spoken in North Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. When she asked what happened, Avva, she nodded and did not reply. In night, after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. Dinner के बाद जब वो ऊपर टेरेस पर सोने गए, it was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. Then Avva came there and sat next to Sudha Murthy. So there are some questions given. The phrase never seen her cry in most situations tell us that grandmother was. So this tells us that the grandmother was strong-willed. Next question is, grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too. Grandmother ने क्यों reply नहीं दिया जब narrator ने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो she might have been too emotional to respond at that time. She was not tired. वो थकी हुई नहीं थी, वो emotional हो गई थी. Identify the clue from the extract that indicates a रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम। आप एक क्लू बताओ जिससे हमें पता लगता है कि ये विलेज में ये स्टोरी लिखी गई है। तो क्लू क्या है? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। दिस शोज अ रूरल सेटिंग एंड लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा यूज विद रिस्पेक्ट एंड लव। तो इससे ये पता लगता है कि वो अपनी दादी को कन्नड़ा लैंग्वेज में अव्वा कहकर बुलाती थी, जिससे ये पता लगता है कि वो एक विलेज में रहती थी। आगे दिया है, which lines of the extract establish a tender atmosphere? कौन सी लाइन है एक्सट्रैक्ट में से, कौन कौन सी लाइन है जो टेंडर एटमोस्फियर के बारे में बताती हैं? अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? तो जब सुधा मूर्ति अपनी दादी से पूछ रही है कि आप ठीक हैं, ये वाली लाइन, अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड. Childishly, I made fun of the old lady, but she smiled. So these are the lines that establish a tender atmosphere. These lines show care, मतलब इसमें नरेटर को अपनी दादी के प्रति केयर, अफेक्शन, लव शो कर रही है, उनका कंसर्न है, और warmth between the narrator and her grandmother. These lines shows this. Which of the following aspect is not emphasized in the given extract? कि कौन कौन सी जो एक्सपेक्ट हैं वो एम्फोसाइज, मतलब जिन पर जोर नहीं दिया गया है इस एक्सट्रैक्ट में। तो द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंडमदर, अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड द ग्रैंडमदर, द ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी दिया हुआ है कि लव का बॉन्ड था नरेटर और ग्रैंडमदर के बीच, और ग्रैंडमदर को क्या था? रिग्रेट था कि वो एजुकेशन नहीं ले पाई। नरेटर का कंसर्न था, उनको उनकी कंसर्न थी कि अपनी ग्रैंडमदर की। तो आंसर क्या आएगा? द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंडमदर। द एक्सट्रैक्ट फोकसेस मोर ऑन लव, रिस्पेक्ट, एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट rather than grandmother's emotional turmoil. तो इस स्टोरी का टेक अवे, मतलब समरी क्या है? ग्रैंडमदर क्या है? एक सिंबल है डिटर्मिनेशन का, लव और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। वो एक बहुत अच्छी लर्नर है। तो the narrator shows deep respect, care and patience towards her. जो सुधा मूर्ति हैं अपनी दादी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट, केयर और पेशेंस शो करती हैं।
This story teaches us that it is never too late to learn something new. कि लर्निंग हैज नो एज। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे एक्सट्रैक्ट 2 पर। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। ये कौन कह रहा था? ग्रैंड मदर ने कहा कि अगर कोई काम तुम अच्छे के लिए कोई भी काम करो तो तुम कोई भी रुकावटों को पार कर सकते हो। तो मैं बहुत हार्डवर्क करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन ब्रैकेट। तो ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट। कि ग्रैंड मदर कहती है कि लर्निंग सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। Her words for learning there is no age bar clearly mean that age is not a barrier to learning. Age कोई रुकावट नहीं है सीखने के लिए। One can learn at any age. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर laughs at her grandmother's decision to take the alphabet at the age of 62 because जो नरेटर थी अपनी ग्रैंड मदर पर हंस रही थी कि वो अल्फाबेट सीख रही हैं 62 की एज पे। क्यों हंस रही थी? क्योंकि नरेटर एक छोटी बच्ची थी, उनको लगा कि एक कोई ओल्ड पर्सन सीख नहीं सकता। तो बिकॉज शी थॉट इट वाज अनयूजुअल फॉर समवन सो ओल्ड टू वांट टू लर्न। The narrator was surprised and found it was unusual that her grandmother at such an old age was determined to learn something new. What does the grandmother's statement, I want to be independent, reveal about her character? तो ग्रैंडमदर के स्टेटमेंट क्या बताते हैं कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ उनके कैरेक्टर के बारे में। She wanted to be literate. She desires self-sufficiency. वो पढ़ना चाहती हैं, ये नहीं दिखाते। ये इसका क्या हैगा? She desires self-sufficiency, मतलब she wanted to be independent. She wanted to prove her intelligence to others. No, she doesn't want to prove her intelligence to anybody. She feels pressured by society to learn. No, she had no society pressure. तो आंसर है she desired self-sufficiency, मतलब वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। Her desire to be independent shows that she wanted to do things on her own without depending on others. Learning is for her own growth and freedom. List any 2 qualities displayed by the grandmother. तो grandmother की कुछ 2 qualities बतानी है। Determination, courage. She was determined. She had courage. She wanted to be independent and she had a positive attitude for learning. So grandmother shows strong will, independence of thought, courage to learn at an old age and a positive attitude towards life. Next is, how can we say that the narrator is making assumption about her grandmother? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नरेटर जो है अंदाजे लगा रही है, assumption कर रही है अपने ग्रैंडमदर के बारे में कि वो इतनी बड़ी एज में आकर सीख नहीं सकती। The narrator assumes that her grandmother cannot learn because of her age. वो नरेटर ये अज्यूम करती है कि ग्रैंडमदर 62 की एज में लिखना और पढ़ना नहीं सीख सकती। And laughs at her decision, और डर हंसती है। She thinks it is strange for someone of 62 to want to learn the alphabet. The narrator is surprised and makes an assumption that her grandmother, being so old, may not be able to learn, which is why she laughs. अब ये कुछ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What does the narrator initially laughed at her grandmother's determination to learn at the age of 62? The narrator laughs because she is surprised. Narrator अपनी grandmother पर क्यों हंसती है? क्योंकि वो surprised है कि वो कैसे सीख पाएंगी 62 की एज में. She thinks it is unusual for someone so old to want to learn the alphabet. Next question. What significance does the story of Kashi Yatre have in both the grandmother's life and the story? मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है नोवेल काशी यात्रे का ग्रैंडमदर की लाइफ में और इस स्टोरी में? इट इंस्पायर्स द ग्रैंडमदर टू बी डिटरमाइंड. तो ये जो नोवेल थी काशी यात्रे, इसी ने ग्रैंडमदर को इंस्पायर करा था लर्निंग के लिए, सीखने के लिए और गिव अप ना करने के लिए. इट शोज दैट विद विल पावर एंड डिटर्मिनेशन एनी गोल कैन बी अचीव्ड.
तो वो कहती हैं कि कोई विल पावर हो, सीखने की इच्छा हो और डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? तो ग्रैंडमदर की इच्छा क्या सीखने की, कन्नडा अल्फाबेट सीखने की इच्छा उनके बारे में हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है? तो इट रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विल टू लर्न, तो ये बताती है उनकी स्ट्रॉन्ग विल सीखने के लिए, उनकी डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, उनकी इच्छा आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसी और पे डिपेंड ना होने के लिए, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाती है और उनका बिलीव दिखाती है दैट इट इज नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। और वह ये भी बताती हैं कि कोई भी चीज सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। What lesson can we infer from grandmother's action of touching the narrator's feet? तो हम इससे क्या सीख ले सकते हैं कि ग्रैंडमदर जो थी, एल्डरली थी, फिर भी नरेटर एक 12 साल की बच्ची थी, फिर भी उनके पैर छू रही थी। तो ये शो करता है द रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, कि टीचर के प्रति उनकी क्या रिस्पेक्ट थी। इट टीचेस अस दैट ट्रू लर्निंग कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट। इट शोज द ग्रैंडमदर्स ग्रैटिट्यूड, ये दिखाता है ग्रैंडमदर का ग्रैटिट्यूड, लव और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर टीचर इवन दो शी इज ओल्डर। तो मूव ऑन करते हैं आगे। आगे हमको दिया हुआ है एक और क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी? कि ये लाइन जो दी हुई है, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, ये लाइन हमें स्टोरी की थीम के बारे में कैसे बताती है? This line tells us that determination and strong will can help a person overcome any difficulty. That with determination and strong will, we can achieve anything. It is a central theme of the story as the grandmother's determination to learn. यही है कि सेंट्रल थीम इस स्टोरी इस पे ही बेस्ड है कि अगर हमें कुछ सीखने की इच्छा हो तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। डिस्पाइट हर एज एंड चैलेंजेस, जो ग्रैंडमदर की डिटर्मिनेशन थी सीखने के लिए, उनकी एज और चैलेंजेस को छोड़कर हेल्प्स हर अचीव हर गोल, और ये ही मदद करती है उनको अपने गोल को अचीव करने में। हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? तो कैसे ये स्टोरी बताती है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हमको कैसे बताती है हमारी आत्मनिर्भर बनने में, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। The story effectively highlights the value of education by showing how the grandmother wants to learn to read so that she can be independent. She does not want to depend on others for सिंपल थिंग्स लाइक रीडिंग। तो जो ग्रैंड मदर थी उनको दूसरों पर डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता था, इतनी सिंपल चीजें जैसे रीडिंग, लेटर्स और साइंस को रीड करने में उनको किसी पे निर्भर नहीं होना था। Her desire to learn the Kannada alphabet gives her confidence and self-respect. Education empowers her to do things on her own and live with dignity. जो एजुकेशन है उनको एम्पावर करती है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए और डिग्निटी, प्राउड के साथ अपनी लाइफ जी सके। तो आगे हमको दिया हुआ है द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। दिस इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल आर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? दो वर्ड जो कि बीच में ज्वाइंट हो बाय एंड और दैट आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ऑड्स एंड एंड्स, राइट और रॉन्ग। तो हमको क्या करना है? मैच द बाइनोमियल्स इन कॉलम 1 with their meanings in column 2। तो हमको बाइनोमियल को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो बाइनोमियल्स इधर दिए हुए हैं, सिंक और स्विम। सिंक और स्विम का मीनिंग क्या है? सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। मीन्स टू सक्सीड मतलब सफल होना या फेल होना बिना किसी की मदद के। ऑन एंड ऑफ मीन्स टू sometimes and occasionally. On and off means sometimes or occasionally. Mix and match means to put different things together to get a range of possibilities. Mix and match का मतलब क्या है? और चीजों को साथ में लाना, अलग अलग चीजों को मिक्स कर देना। All or nothing means to something to be done completely or not at all. भाई कोई काम कर रहे हैं तो हमको उसको पूरा करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। Part and parcel. Part and parcel means complete part or belong to, मतलब complete part. Pick and choose means
चूज ओनली द बेस्ट, मतलब बेस्ट को ही चूज करना। सूनर और लेटर मीन्स एट सम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कभी फ्यूचर में, भविष्य में। लीव्स एंड बंडल्स मीन्स increase or develop very quickly. So these are the meanings of these binomials, and now it is asked, now use any 5 of the above binomials in the sentence of your own. So we have to make 5 sentences using these binomials. So sentences are given here. You must sink or swim in life. No one can succeed without effort. My mood goes on and off depending on the weather. तो मेरा जो मूड है कभी समटाइम्स ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर. वी मिक्स एंड मैच द कलर्स टू डिजाइन अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. मिक्स एंड मैच मतलब जो डिफरेंट चीजों को मिक्स कर दिया, क्या करने के लिए? एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाने के लिए. इट इज ऑल और नथिंग, ईदर यू स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास. तो क्या है कि अगर आप पढ़ो भी और पास भी नहीं हो तो ये ऑल या नथिंग जैसा, मतलब कुछ ना करने के बराबर ही है. ऑनेस्टी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गुड पर्सन लाइफ, मतलब ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो एक अच्छे पर्सन की लाइफ का हिस्सा होता है. मूव ऑन करते हैं आगे. आगे हमको दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स जिनके हमको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. जैसे रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो. Unhappy, unusual, unfortunately, irrespective, independent. These words are made by adding suitable prefixes to give an opposite. अगर हमको opposite word बनाना है तो हम आगे prefix लगा देते हैं. Now make words by adding suitable prefix given in the box to fill the words from the text in column 1. So here are the words given. Popular का opposite क्या होगा? Unpopular. Unpopular का मतलब क्या है? नॉट लाइक्ड और एडमायर्ड बाय पीपल. पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, अनपॉपुलर मतलब जो पॉपुलर नहीं है. बिलीफ का मतलब डिसबिलीफ, मतलब रिफ्यूजल और इनएबिलिटी टू बिलीव, मतलब भरोसा करने में असमर्थ होना. इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. रिस्पेक्ट का ऑपोजिट होगा डिसरिस्पेक्ट, मीन्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट. करेक्ट का ऑपोजिट होगा इनकरेक्ट, नॉट राइट और ट्रू. इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग. कंटिन्यू का मतलब है डिसकंटिन्यू, मतलब टू स्टॉप समथिंग. अंडरस्टैंड का मतलब है मिसअंडरस्टैंड, मीन्स फेलियर टू अंडरस्टैंड करेक्टली. ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल और एक्सेप्शनल. इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग, मीन्स दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग. पॉसिबल का अपोजिट क्या है? इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट एबल टू हैपन और बी डन. ऐसी चीज जो हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल. तो आइडेंटिफाई एनी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंस यूजिंग ईच. तो हमको 5 वर्ड्स के यूज करके सेंटेंस बनाना है. तो अनहैप्पी का मतलब क्या है? ही फेल्ट अनहैप्पी व्हेन ही कुड नॉट सॉल्व द पजल. वो क्या हो गया? सैड हो गया जब वो पजल को सॉल्व नहीं कर पाया. इट इज अनयूजुअल टू सी स्नो इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री. के अनयूजुअल मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि इस पार्ट में कंट्री के स्नो हमें देखने को मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली द मैच वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू रेन. अनफॉर्चुनेटली मीन सडनली कि मैच कैंसिल हो गया ड्यू टू रेन. irrespective में she helped him irrespective of his mistake. उसकी गलतियों के बावजूद भी उसने उसकी मदद करी. The grandmother wanted to be independent and learn on her own. तो grandmother क्या चाहती थी? Independent बनना और खुद सीखना. तो आगे हमें दिया हुआ है in this sentence I knew then that my student has passed with flying colors. The phrase passed with flying colors is an idiom. What is idiom? Idiom in Hindi means मुहावरा. It means outstanding performance. Pass with flying colors का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छे से पास होना. ईडियम क्या होता है? लिखा हुआ है एन ईडियम इज अ फ्रेज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है उन वर्ड्स से. इस मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल वर्ड. हर एक वर्ड के मीनिंग से अलग होता है उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग, उसको कहते हैं ईडियम.
Pass with flying colors means to do something very successfully, better than expected. Pass with flying colors का मतलब क्या है? कुछ ऐसा बहुत सफलता के साथ करना जैसा एक्सपेक्टेड ना हो। तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमें इसमें कुछ इडियम्स दिए गए हैं, हमको अपनी उनकी मीनिंग के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट इडियम इज टू हिट द बुक्स, विच मीन्स टू स्टडी सीरियसली। मतलब टू हिट द बुक्स करना मतलब अच्छे से पढ़ाई करना, सीरियस होकर पढ़ाई करना। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू ड्रॉ अ ब्लैंक मीन्स टू बी अनेबल टू रिमेम्बर, मतलब कुछ याद ना रहना। टू लर्न द रोप्स, टू लर्न द रोप्स मतलब टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। To rack one's brain, to rack one's brain means to think very hard. To learn by heart means to memorize something. Burn the midnight oil means to study or work late into the night, मतलब बहुत देर रात तक कोई काम करना। Now use these idiom in the sentence of your own. अब हम उनको idioms के कुछ sentence बनाने हैं। I have to hit the books if I want to do well in the exam, मतलब मेरे को अब सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर मेरे को एग्जाम में पास होना है तो। I drew a blank and could not remember the answer. मेरा ब्रेन, मैंने बहुत सोचा, I had to think very hard, पर मेरे को आंसर नहीं आया। It took me time to learn the ropes of playing the piano. मतलब मेरे को कुछ पियानो सीखने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। I had learned the poem by heart to recite it in the competition. मैंने पोएम को बहुत अच्छे से क्या कर लिया था, मेमोराइज कर लिया था। क्या करने के लिए? उसको कंपटीशन में रिसाइट करने के लिए। He was burning the midnight oil to finish his project on time. वो बहुत देर रात तक काम कर रहा था अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए टाइम पर। आगे क्या दिए गए हैं? हमको वर्ब्स दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। वर्ब्स को हमको अंडरलाइन करना है। Secretly I bought काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. Bought का मतलब खरीदना, it is a verb. Verb का मतलब क्या होता है? कोई भी काम। Action words are called verbs. तो bought मतलब खरीदना, had been published मतलब जो पब्लिश की गई थी। I knew then that my student had passed with flying colors. मेरे को पता था तो कि मेरा स्टूडेंट अच्छे से पास हो गया है। इन सेंटेंस 1 वर्ब बॉट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। बॉट क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। और सेंटेंस 2 में हैड पास्ट है तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमें दिया गया है व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट टू कंप्लीटेड एक्शन, वन अकरिंग अर्लियर एंड अदर मोर रिसेंटली। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में टू कंप्लीटेड एक्शन को बताते हैं, एक जो उससे पहले हुआ है और एक जो अभी रिसेंट में कोई एक्शन हुआ है। द मोर रिसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट। जो रिसेंटली मतलब जो अभी एक्शन हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, व्हाइल द अदर एक्शन टेक्स द पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद वाले को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बाय द टाइम आई रीच द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग, मतलब जब तक मैं वहां पार्टी में पहुंचा सबने खाना खा लिया था। When she returned home, her brother had finished the project. जब वो घर आई उसके भाई ने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया था। तो मूव ऑन करते हैं अब हम आगे। Fill in the blanks with simple past and past perfect tense form of verbs given in the bracket. इसमें हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म भरनी है। सिंपल पास्ट हम कब यूज करते हैं? जब हम मोर रिसेंट एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। और पास्ट परफेक्ट कब हम यूज करते हैं? कि हम रिसेंट एक्शन के बाद वाले एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। When the delegates dashed at the conference, when the delegates arrived at the conference, simple past, the keynote speaker had already begun. तो हम past perfect use करेंगे, the had already begun the session. After the students learned how to identify fake news online, they had started verifying information before sharing it. जब स्टूडेंट को पता लगा कि फेक न्यूज को कैसे पता लगाना है तो उन्होंने पहले ही इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना शुरू कर दिया था। बिफोर किरण डैश
using digital payment. मतलब before Kiran started using digital payment platforms, she had ensured her understanding of online fraud prevention. किरण ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने से पहले उसने क्या कर लिया था, एंश्योर कर लिया था कि वो सीख ले कि ऑनलाइन फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. By the time Varun Dash recognized the importance of budgeting, so by the time Varun recognized the importance of budgeting, he had exhausted most of his savings. When Raghu logged into the cybersecurity webinar, the instructor had already discussed the importance of strong passwords. आगे हम चलते हैं, हमको फिर से क्या दिए हुए हैं, fill in the blanks with the correct forms of verbs given in the brackets. Verbs से हमको ये fill करना है. Last year my parents and I took a financial planning course when we reviewed our expenses. Last year मैंने और मेरे पेरेंट्स ने क्या लिया, एक फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स लिया. When we, जब हमने हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चों को क्या किया, रिव्यू किया, we realized we had spent too much on unnecessary purchases. फिर हमको पता लगा कि हमने बहुत सारा खर्चा फालतू की चीजों पर कर दिया है. After my parents discussed ways to save, I opened a saving account. फिर जब मेरे पेरेंट ने डिस्कस किया कि कैसे हम पैसे बचा सकते हैं, फिर हमने क्या खोल लिया, एक सेविंग अकाउंट खोल लिया. By the time we set a budget, the course had already introduced investment strategies. जब तक हम हमारा बजट बनाते तब तक जो कोर्स हमने लिया था उसने हमको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बता दी थी. We hurried to take notes, but many participants had completed their financial plans. Despite that, we enjoyed learning how to manage money wisely. फिर हमको बहुत खुशी हुई कि हमने मनी को कैसे वाइसली प्लान करना सीख लिया है. आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दिया है, लिसन एंड रिस्पॉन्ड. इसमें क्या दिया हुआ है, यू विल लिसन टू अ स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी. एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. हमको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड्स द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टूल्स. आजकल लिटरेसी का मतलब क्या है, मतलब डिजिटल टूल्स को यूज कर पाना. डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन. डिजिटल लिटरेसी किसके बारे में भी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को बचाने के बारे में. डिजिटल लिटरेसी इनेबल्स द एल्डरली टू स्टे इंडिपेंडेंट. डिजिटल लिटरेसी से जो एल्डर्स हैं क्या बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट. डिजिटल लिटरेसी encourages using the internet safely by helping us recognize online risk and scam. तो डिजिटल लिटरेसी हमको क्या एनकरेज करती है, इंटरनेट को सेफली यूज करने में, और हमको सिखाती है हम कैसे ऑनलाइन रिस्क और स्कैम का पता लगा सकते हैं. द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प्स पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल्स. तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, वो मदद करता है लोगों की पूरी कंट्री में क्या सिखाने में, डिजिटल स्किल्स सिखाने में. फिर हमको क्या दी गई है, एक स्पीकिंग एक्टिविटी दी गई है. तो मैं आपको बताती हूँ आपको इसे कैसे लिखना है और अपनी क्लास में कैसे प्रेजेंट करना है. स्पीकिंग एक्टिविटी. टर्न कोट इज अ टाइप ऑफ सोलो डिबेट वेयर द स्पीकर आर्ग्यूज फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक, स्विचिंग साइड्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. टर्न कोट क्या होता है, एक टाइप की सोलो डिबेट होती है जिसमें एक पर्सन जो स्पीकर है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर के बारे में बताता है और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगेंस्ट के बारे में बताता है. चूज अ टॉपिक एंड स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट फॉर नॉट मोर देन 1 मिनट ईच. तो आपके बुक में दिया गया है कि आपको इस टॉपिक पर फॉर और अगेंस्ट पे बोलना है. टॉपिक क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग. तो क्या है, हमको एक नई लैंग्वेज सीखना क्यों जरूरी है हमारी मदर टंग के अलावा. तो एक टॉपिक ये है. दूसरा टॉपिक आप जिस पे स्पीकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग. के दूसरा टॉपिक ये है कि हम तभी सीख सकते हैं जब हम यंग हो. आप इसके फॉर और अगेंस्ट में बोल सकते हैं. फॉर में आप बोलोगे कि लर्निंग हम तभी कर सकते हैं जब हम जवान हो, और अगेंस्ट में आप बोलोगे कि लर्निंग हैज नो एज. तो ऐसे करके आप ये स्पीकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं. तो गाइडलाइंस क्या होती है स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए, बिगिन विद स्पीकिंग फॉर द टॉपिक फॉर 1 मिनट,
तो टर्न आउट स्पीकिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आपको सबसे पहले फॉर में बोलना होता है, फिर योर टीचर विल सिग्नल दैट इट्स टाइम टू स्विच साइड्स, फिर आपके टीचर को क्या करना होता है, साइड्स को स्विच करना होता है, देन आपको फिर अगेंस्ट के बारे में बोलना होता है। हाउ टू स्पीक फॉर द टॉपिक, अगर फॉर द टॉपिक बोलना है स्टार्टिंग में तो आप कैसे बोलोगे, स्टार्ट 1 मिनट बाय क्लियरली स्टेटिंग योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ योर टॉपिक, सबसे पहले अपना ओपिनियन बताना है उस टॉपिक के फेवर में, 2-3 हमको उसके स्ट्रॉन्ग रीजंस देने हैं, रियल लाइफ एग्जांपल को यूज करके हमारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करना है, स्पीक क्लियरली कॉन्फिडेंटली एंड स्टे विद इन द टाइम लिमिट, और हमको क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलना है और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही बोलना है। In this activity, you take a balanced stand on the topic by presenting both sides of the argument. तो टिप्स क्या है इसकी सक्सेस की, अगर आप बोले तो क्या क्या टिप्स हैं, प्लान योर पॉइंट क्विकली बिफोर योर स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने पॉइंट्स को पहले प्लान करना है, लिसन टू द टीचर सिग्नल केयरफुली, आपको अपने टीचर के सिग्नल को केयरफुली सुनना है कि कब आपको स्विच करना है अगेंस्ट में, When you switch sides, present the opposite view respectfully. अगर आप switch कर रहे हैं तो आपको opposite view भी उसी तरीके से बताना है। Use linking words like however, but, आपको however, but इन words का use करते हुए बताना है और end करना है आपकी speech को एक concluding statement के साथ। Against के लिए कैसे बोलेंगे, after the signal switch your viewpoint, सिग्नल आते ही आपके टीचर को बोलते ही आपको स्विच कर देना है, स्टेट दैट you now do not agree with the topic, और आपको अब अगेंस्ट में बोलना है, मतलब आप उस टॉपिक से एग्री अब नहीं करेंगे, गिव 2-3 रीजन, अब आपको 2-3 रीजन देने हैं, सपोर्ट योर पॉइंट्स विद एग्जांपल, कंक्लूड विद इन 1 मिनट। तो आप इस तरीके से अपनी टर्न आउट स्पीकिंग एक्टिविटी क्लास में अपनी कंडक्ट कर सकते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे हमको एक लेटर राइटिंग दी हुई है आपकी बुक में, तो देखते हैं क्या लेटर दिया हुआ है, हमको लिखना है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन अडल्ट लिटरेसी कैंप। तो हमको एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें हमको इम्पोर्टेंस बतानी है किसकी, अडल्ट लिटरेसी की, मतलब बड़ों का लिटरेट होने का के बारे में हमको इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस बतानी है अडल्ट लिटरेसी कैंप्स के बारे में। डिस्कस इट्स बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, हमको उसके बेनिफिट बताने हैं और सजेस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रमोट अवेयरनेस एंड वॉलंटियर फॉर दिस नोबल कॉज। तो लेटर टू एडिटर लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हमको एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद डेट, फिर हमको डेजिग्नेशन लिखनी होती है या फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमको सैल्यूटेशन सर या मैम करके लिखना होता है, फिर हमको बॉडी ऑफ लेटर लिखनी होती है 3 पैराग्राफ्स में। पहले पैराग्राफ में हम इशू के बारे में बताएंगे एडिटर को कि क्या इशू है, रेज द इशू बाय साइटिंग सम लेटेस्ट न्यूज आइटम, सर्वे रिपोर्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज विद रेफरेंस टू, ऐसे करके शुरू करना है हमको हमारा लेटर, दिस इज विद रेफरेंस टू द आर्टिकल डेटेड इन योर न्यूज़पेपर, या फिर आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, एज अ कंसर्न सिटीजन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। तो आप इन 2 तरीके से अपना फर्स्ट पैराग्राफ कर सकते हैं। पैराग्राफ 2 में आपको एनालाइज करना है उस इशू को और बताना है उसके कॉजेस, मतलब क्या उसके कॉज हैं और क्या उसका रिजल्ट हो सकता है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। द इशू एट हैंड इफेक्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट इज इम्पेरेटिव दैट, ऐसे करके आप अपना लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। आपको एक सैंपल लेटर मैंने यहाँ लिख के दिया है। सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखा है, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं आप, जैसे 25 ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, फिर आपको क्या लिखना है, उसके बाद डेट, फिर आपको लिखना है द एडिटर द सिटी टाइम्स न्यू दिल्ली, फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट पर हमें लिखना है, तो हमको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन अडल्ट लिटरेसी कैंप, फिर हम सर या मैडम सैल्यूटेशन लिखेंगे, आई एम writing to emphasize the vital role of students can play in promoting adult literacy through their active participation। मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ क्या बताने के लिए कि रोल क्या है स्टूडेंट्स का, क्या प्रमोट करने में, अडल्ट लिटरेसी को प्रमोट करने में, और उनका अडल्ट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लिटरेसी कैंप्स में, जिसमें उनको बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। Adult literacy empowers individual to read, write and understand basic information।
अडल्ट लिटरेसी से जो इंडिविजुअल है, जो एल्डर्स है, उनको क्या होता है, वो बेसिक चीजें सीख पाते हैं, लाइक रीडिंग, राइटिंग, enabling them to lead a more confident and independent life, और फिर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएंगे। When students volunteer in such camp, they not only help others learn essential skills. जब स्टूडेंट्स इन कैंप्स में वॉलंटियर मतलब करते हैं ये कैंप्स, तो वो एसेंशियल स्किल्स ही नहीं अडल्ट को सिखा पाते, पर उनमें क्वालिटीज भी डेवलप करते हैं, जैसे कि पेशेंस, एम्पैथी, लीडरशिप क्वालिटीज भी स्टूडेंट्स में आती है। इट बिल्ड्स अ डीप सेंस ऑफ पर्पस एंड कनेक्ट्स देम विद द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और उनको पर्पस का इंपॉर्टेंस बताता है और उनको रियल नीड क्या है सोसाइटी की, उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता लगता है। फॉर सोसाइटी द बेनिफिट्स आर इमेंस। लिटरेट अडल्ट्स कैन मेक बेटर हेल्थ डिसीजन, मैनेज फाइनेंसेस, सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो अगर अडल्ट भी क्या हो जाए, लिटरेट हो जाए, तो वो बेटर अपने हेल्थ के लिए बेटर डिसीजन ले पाएंगे, अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे, अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन को सपोर्ट कर पाएंगे, एंड पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन कम्युनिटी एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। इट लीड टू ओवरऑल सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर अडल्ट लिटरेट होंगे तो पूरी सोसाइटी का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। To spread awareness and encourage more student involvement, schools can organize workshop, rallies and poster making competition. इसको और बढ़ावा देने के लिए और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट इसके करने के लिए स्कूल्स को क्या करने चाहिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने चाहिए, रैलीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन, स्ट्रीट प्लेस एंड सक्सेस स्टोरी शेयरिंग कैन इंस्पायर मोर पीपल टू join. Providing certificate and appreciation to student volunteer will also motivate a greater participation. और जो स्टूडेंट वॉलंटियर कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट देके उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेट अस जॉइन हैंड्स टू बिल्ड अ लिटरेट एंड एम्पावर सोसाइटी। फिर लास्ट में लेटर के एंड में आपको क्या लिखना है, योर्स फेथफुली और अपना नेम। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हमको एक टेबल दी गई है जिसमें हमको अलग अलग लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर को क्या कहते हैं, वो लिखना है। इंडिया हैज 22 मेजर लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Each language has its own unique identity. Talk to your classmate and teacher and complete the given table. तो ग्रैंड मदर को कन्नड़ में क्या कहते हैं, अज्जी, हिंदी में दादी, तमिल में पाटी, बंगाली में थकुमा और मराठी में क्या कहते हैं, आजी। आगे है ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर को कन्नड़ में क्या कहते हैं, अज्जा, हिंदी में दादा, तमिल में था, बंगाली में ठकुरदा और मराठी में आजोबा। मदर को कन्नड़ में क्या कहते हैं, ताई, हिंदी में माँ, तमिल में अम्मा, बंगाली में माँ और मराठी में आई। और फादर को कन्नड़ में क्या कहते हैं, टंडे, पिता, तमिल में अप्पा, बंगाली में बाबा और मराठी में वदील। सिस्टर को कन्नड़ में क्या कहते हैं, तंगी, हिंदी में बहन, तमिल में अक्का, बंगाली में दीदी और मराठी में बहन। मदर को कन्नड़ में क्या कहते हैं, थम्मा, और हिंदी में क्या कहते हैं, भाई, और तमिल में थम्बी, बंगाली में भाई और मराठी में भाव। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में ये ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर को क्या क्या कहते हैं ये हमने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।